आइए दोस्तों देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? तो अगर मैं इसका डिफिनीसन देखा जाए तो द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो यानी कि जब दो एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हम क्वाड्रिलेटरल ले लें ए बी सी डी, तो इसमें अगर मैं हम दो एंगल का सम करें, जैसे ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से इसमें अगर मैं देखेंगे तो ये x प्लस वाई अगर मैं हम कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो इसको भी हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। तो जब भी दो एंगल को आपस में सम करने पर 180 डिग्री आता है तो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल 75 डिग्री 95 डिग्री। 75 डिग्री और 95 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है। तो इसको फाइंड करने का आसान सा तरीका है सप्लीमेंट्री SPLEMENTARY सप्लीमेंट्री। यहाँ पे देखिए SUPPLEMENT ए छूट गया है, RY सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 इज इक्वल टू 180 माइनस 75। तो 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो 105 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री। सेम इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 इज इक्वल टू देखेंगे तो 180 माइनस 95, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हमको फाइंड हो जाएगा। तो 180 में से 95 माइनस कर लीजिए, 180 और 95 5 और ये से ये आ जाएगा आपका 8। तो यानी कि ये हो गया आपका 85, यानी कि 85 डिग्री। तो जब भी आपसे पूछे कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ गिवन एंगल, तो किसी भी गिवन एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो तो हम उसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप सप्लीमेंट्री एंगल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? तो जब दो लाइन जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पे जो अपोजिट एंगल बनता है उसी एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन यल है और ये लाइन यम है। यल लाइन यम लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो सपोज ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। तो जब ए एंगल और बी एंगल, ये एंगल ए और बी दिया हुआ है तो ये ए एंगल जो होगा बी एंगल के इक्वल होगा। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंडीशन से। तो ये क्यों होता है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब भी वर्टिकली यानी कि इस तरह से दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे जो दो एंगल अपोजिट साइड में बनता है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। अगर मैं ये सी है और ये डी है, सपोज ये सी है और इसको मान लीजिए डी है, ये डी है और वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी है। तो अगर मैं डी, तो ये सी और डी भी आपस में क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, इसको बोलते हैं ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर सिंपल सा है, अगर मैं दो लाइन या दो रे एक दूसरे के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे बने हुए अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये सदैव ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दोस्तों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि अगर मैं दो लाइन, अगर मैं ये एक सीधी रेखा है यानी कि सीधी लाइन है और इस सीधी लाइन पे एक इस तरह से लाइन को हम खींचे, रे को खींचे, तो ये रे जो है इस रे की वजह से जो दो एंगल बन रहा है, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके द्वारा यम और यन का जो सम होगा वो क्या होगा? तो यम प्लस यन इज इक्वल टू 180। क्यों होता है?
तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से आपस में इक्वल होता है। तो इस तरह से लीनियर पेयर ऑफ एंगल अगर मैं देखना हो तो आप स्ट्रेट लाइन को ये प्रूफ करता है, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर दो एंगल फाइंड होता है तो दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? तो मान लीजिए कि सपोज ये लाइन यल है और ये लाइन यम है। ये दोनों लाइन क्या हैं? एक दूसरे के सीधे सीधे में जा रही हैं। अगर मैं दोनों लाइन जो है सीधी रेखा में जा रही है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट न करे, चाहे आगे की तरफ बढ़ाया जाए चाहे इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं, दोनों तरफ इस लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं और ये लाइन जो है दोनों तरफ किधर भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट न करे, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट पे दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है इक्वल है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इक्वल होता है, तो इस तरह के लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आप देखेंगे, अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहें तो रेलवे ट्रैक हो सकता है आपका, रेलवे RAIL, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या बिजली का वायर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वायर जो पोल पे खींचा गया रहता है, इलेक्ट्रिकल वायर। अब तो काला वाला तार खींचा जा रहा है जो पूरी तरह से इंसुलेटेड रहता है। पहले जो खींचा जाता था तार, जो तीन तीन तार का रहता था, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, वो क्या रहता था? इसी तरह से रहता था, पैरेलल ही रहता था, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता था। रेलवे लाइन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है और हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। किसी भी तरफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। आइए दोस्तों ट्रांसवर्सल देखते हैं। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? तो जब दो पैरेलल लाइन को या किसी भी लाइन को एक लाइन जो है एक इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये जो लाइन है EF जो है ये ट्रांसवर्सल है। AB और CD जो है पैरेलल है। कैसे दिखाते हैं? तो AB पैरेलल CD, AB जो है CD के पैरेलल है, और EF क्या है? तो EF जो है ये आपका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वर्सल, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इनको दिमाग में रखिएगा। तो AB पैरेलल CD, EF जो है ट्रांसवर्सल बोला जाता है। अब इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? तो देखिए, इस एंगल को, यानी कि ये 1 एंगल और ये 2 एंगल, इसको क्या नाम देंगे? तो 1 एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? तो ये किस कंडीशन की वजह से होगा? तो हमने आपको बताया है कि एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा? तो आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंडीशन से हो जाएगा ये। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे भी, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या हो जाएगा? तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्यों होगा? तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंडीशन से आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल ही सारे के सारे हम देख ले रहे हैं। तो ये 5 और ये 6, यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल 7, एंगल 8 को देख ले रहे हैं, तो ये भी एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल AB जो है, AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल होगा, और EF जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो ये कंडीशन अप्लाई आपका होगा। इसी में अगर हम आगे देखें तो आगे हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए आगे अगर हम देख रहे हैं तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो देखिए एंगल 1 जो होगा वो एंगल
4 के इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से आपस में ये इक्वल होगा। इसी तरह से आप देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि 1 और ये 4 दोनों अंदर अंदर वाले हैं। इसी तरह से देखेंगे तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी क्यों होगा? तो ये भी अल्टरनेट को शॉर्ट में ALT लिखा जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर को INT लिखा जाता है, एंगल को एंगल बना के यस लिख दिया जाता है। तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये एंगल 6 और 7 भी आपस में इक्वल होगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन है, यानी कि 1 एंगल जो होगा वो 4 के इक्वल होगा और 6 एंगल जो होगा वो 7 के इक्वल होगा। तो इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकदम दिमाग में रखिएगा। आइए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझते हैं। तो अगर मैं इसमें देखेंगे तो एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो देखिए ये आउटर साइड का एंगल जो है आउटर साइड के 3 एंगल के इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट ALT, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से ये क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल देखेंगे, कौन सा एंगल अब है? तो 5 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 5 जो है इज इक्वल टू एंगल 8 के इक्वल है। कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? तो अल्टरनेट ALT एक्सटीरियर एंगल की वजह से होगा। तो ये सारे के सारे टर्म आपको याद रहेंगे तो जियोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टर्म थोड़े से याद करने ज़रूरी होते हैं, जियोमेट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब आइए कुछ और टर्म देखते हैं, जैसे एंगल 4 और एंगल 6 का सम कितना होगा? तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कंडीशन क्या लिखेंगे? तो ये को इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल, इसको बोलेंगे हम को इंटीरियर एंगल के कंडीशन से आपस में इक्वल होता है। सेम टू सेम यही प्रोसेस लगाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू हम 180 लिख सकते हैं। क्यों? तो ये भी आपका सेम टू सेम यही कंडीशन, को इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से को इंटीरियर एंगल होता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो देखिए एंगल 1 जो होगा किसके इक्वल हो सकता है? तो एंगल 3 के इक्वल होगा। देखिए एक अंदर का और एक बाहर का, तो इस टाइप के एंगल को हम जब आपस में इक्वल होता है, एक अंदर का एक बाहर का, तो इसको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। CORRESPONDING, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के कंडीशन से ये क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आपका एक जो है 3 के इक्वल हो गया। इसी तरह से आपका देखेंगे तो 6 जो है 8 के इक्वल हो सकता है। तो एंगल 6 जो होगा ये एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल 2 जो होगा वो आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपका एंगल 5 जो होगा वो आपका एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ये सारे के सारे किस कंडीशन से होंगे? तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से होंगे। तो इस तरह से ये एंगल आप प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान रहेगा। आइए हम देखते हैं और सारे एंगल। इसमें देखिए तो ये सारे के सारे एंगल है। अब इस पॉइंट पे अगर हम सभी एंगल को प्लस कर लें तो कितना, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 करेंगे तो कितना आना चाहिए? तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए? तो हमने आपको बताया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। देखिए 2 और 5 इसी लाइन पे ना है, तो इसी लाइन पे है तो 2 और 5 का सम कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से 5 एंगल 5 प्लस 1 भी
एंगल 1 भी 180 डिग्री ही होगा, यानी कि एक ही लाइन पे सभी एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। इस तरह से पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड कुछ टर्म है, इन सारे टर्म को अगर मैं ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं सिंपल होते चले जाएंगे, अदरवाइज़ थोड़े से क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारे टर्म दिमाग में रखने पड़ेंगे।